हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 9 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है, उसका रिवीजन करने वाले हैं और एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके। और इस क्लास का यही मोटिवेशन है, जिससे कि आपका टाइम बच सके, क्योंकि जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है, वो 1 से डेढ़ घंटे के बीच की होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके 10 मिनट में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी टिहरी जिले में। तो टिहरी में हुई है, उत्तराखंड के अंदर। बात करें जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका प्रयागराज में, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है अमित शाह जी ने, जो कि वर्तमान हमारे गृह मंत्री हैं। तो बात करें कि जो क्षेत्रीय परिषद होती है, इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इसलिए इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अब बात करें हम जोनल काउंसिल की, मतलब क्षेत्रीय परिषदों की, तो ये कब का अधिनियम था और कब बननी स्टार्ट हुई थी ये? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का था ये। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं इसे। और इसके आधार पर 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। एक तो बनी थी, देखो इस चित्र से देखना आपको, एक तो थी नॉर्थ में, एक साउथ में थी, एक वेस्ट में थी और एक ईस्ट में थी, और एक थी मध्य में। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद थी। तो जो नॉर्थ वाली, इसका था हेडक्वार्टर दिल्ली में। जो वेस्ट वाली ही, इसका हेडक्वार्टर था मुंबई में। और जो साउथ वाली, इसका हेडक्वार्टर था चेन्नई में। और जो ईस्ट वाली थी, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। तो ये इनके मुख्यालय थे। और जो मध्य वाली, इसका मुख्यालय था प्रयागराज में। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी 1956 में। जबकि एक बनी थी 1971 के अंदर। 1971 में बनी थी नॉर्थ ईस्ट वाली। तो नॉर्थ ईस्ट वाली याद रखनी है आपको, क्योंकि ये नई वाली है। ये 1971 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में, जो कि मेघालय की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है कि 1971 में बनी थी नॉर्थ ईस्ट वाली। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये कब का था? 1956 का था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 इसमें सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। और जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था फजल अली। और फजल अली के नाम पर भी, मतलब जो फजल अली है, इनके नाम पर ही इस आयोग का नाम फजल अली आयोग रखा गया था। तो चाहे तो फजल अली आयोग कहो या कहो राज्य पुनर्गठन आयोग, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट, मतलब जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, माउर म्यूर फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने लॉन्च किया है। तो ये यूरोप का पहला रीयूजेबल रॉकेट है, और इसका नाम है म्यूर फर्स्ट। तो म्यूर फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने लॉन्च किया है। और जो इसका नाम है ये म्यूर फर्स्ट, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका अर्थ होता है स्पेन, जो वहाँ की भाषा है उसमें लड़ने वाला बैल। तो लड़ने वाला बैल इसका मतलब होता है, क्योंकि स्पेन में बुल फाइट की जाती है। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया म्यूर फर्स्ट। बात करें जो ये रॉकेट है, तो अटलांटिक सागर में, ये जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर जाके गिरा था, और अब इसे दोबारा यूज करने वाले हैं ये। तो ये यूरोप का पहला है जो रीयूजेबल रॉकेट है। और जो यूरोप है, ये मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो आपको याद रखना, इसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट आता है कि हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है ब्रिटेन से। तो वल्कन 2020 का संबंध ब्रिटेन से है। इसमें क्या होने वाला है, देखो इस परियोजना के तहत विश्व का सबसे पावरफुल लेजर बन रहा है। तो विश्व का सबसे पावरफुल लेजर बन रहा है, और इसकी जो शक्ति है वो 20 गुने है। मतलब इस जो पहले वाले लेजर हैं, उनसे 20 गुना शक्तिशाली होगा ये, और 20 किलो जूल आउटपुट ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा कितनी देने वाला? 20 किलो जूल आउटपुट देने वाला है। तो ये इसलिए नाम रखा गया 20, मतलब 20 गुना शक्तिशाली है अब के लेजरों से। और जो जूल मतलब ऊर्जा देने वाला, वो 20 किलो जूल ऊर्जा देने वाला, इसलिए इसका नाम बल्कन 2020 पड़ा है। ये कब तक कार्य पूर्ण हो जाएगा इसका? तो 6 साल में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा ये। अब एक आता है लीगो इंडिया। तो लीगो इंडिया कब लॉन्च हुआ था? तो ये हिंगोली में लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र में, और इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, लीगो इंडिया। नेक्स्ट आता आदित्य L1। तो आदित्य L1 क्या है? ये सूर्य मिशन है, और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C57 से लॉन्च हुआ था ये। तो ये आपको याद रखना है, आदित्य L1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने
कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते 107 पदक। तो भारत इसमें 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर चीन रहा। तो इसमें 28 गोल्ड जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं और 41 कांस्य जीते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि गोल्ड कितने जीते हैं? 28। अब देखते हैं 19वें एशियाई खेल, तो होस्ट किसने किया था? तो चीन ने, मतलब चीन के होंगजू में ये हुए थे। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो जो प्रारंभ में ध्वजवाहक थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, जो कि लवलीना ये क्या है कि बॉक्सिंग की प्लेयर है और हरमनप्रीत है हॉकी के प्लेयर। समापन समारोह में कौन थे? तो पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, तो वो समापन समारोह में थे। नेक्स्ट बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट मेडल, जैसे बात करें हम पहला गोल्ड किस चीज़ में जीता था? तो ये शूटिंग में जीता था। और खिलाड़ी कौन-कौन से थे? दिव्यांश, ऐश्वर्या और रुद्रांश। तो ये 3 खिलाड़ी थे। बात करें महिला क्रिकेट टीम ने कौन-सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता था और श्रीलंका को हराकर जीता था। और जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट आता है पुरुष क्रिकेट टीम, तो इसने भी क्या जीता? गोल्ड जीता है। और किसे हराकर? अफ़गानिस्तान को हराकर। और जो कप्तान हैं इसके वो थे ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट आता है देखो कि 41 साल बाद भारत ने किस में गोल्ड जीता? तो घुड़सवारी में 41 साल बाद जीता है। नेक्स्ट देखो आगे दिया है कि तीरंदाजी में, तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड, तो तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड ओजस और ज्योति ने दिलाया था। और इन्होंने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं तीरंदाजी में, क्योंकि एक-एक तो एकल वर्ग में जीता था और एक डबल्स में और एक टीम स्पर्धा में, तो 3-3 गोल्ड जीते इन्होंने। नेक्स्ट आता है भाला फेंक, तो भाला फेंक में फीमेल में जीता अन्नू रानी ने और मेल में जीता नीरज चोपड़ा ने। तो ये आपको अन्नू रानी ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि हर किसी को पता होता है नीरज चोपड़ा तो, लेकिन अन्नू रानी बहुत कम ही से पता होता है। तो गोल्ड अन्नू रानी ने फीमेल में और नीरज चोपड़ा में मेल में। और जो नीरज चोपड़ा इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 88.88 मीटर। और जो सिल्वर जीता था तो वो भी इंडिया वालों ने जीता, किशोर जेना ने। और ये 87.54 मीटर भाला फेंक कर जीता था। नेक्स्ट बात करें शॉट पुट, जिसे बोलते हैं गोला फेंक, तो इसमें जीता तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में गोल्ड किस में जीता है? ये पहली बार डबल्स में जीता गया गोल्ड है और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो भारत ने पहली बार डबल्स में गोल्ड सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। नेक्स्ट आता है टेनिस, तो टेनिस में गोल्ड किस किसने जीता है? ऋतुराज और रोहन बोपन्ना जो मिक्स स्पर्धा होती है उसमें गोल्ड जीता है इन्होंने। नेक्स्ट आता है मेंस हॉकी में, तो मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है और जापान को हराकर जीता है ये। नेक्स्ट आता है पारुल चौधरी, तो पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता है और ये मेरठ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आता अविनाश सावले, तो अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड जीता है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड जीता। कबड्डी टीम ने, तो मेल वाली ने भी गोल्ड जीता है और फीमेल वाली ने भी गोल्ड जीता है। मेल वाली ने ईरान को हराकर जीता है, जबकि फीमेल वाली ने चीनी ताइपे को हराकर जीता है। तो ये आपको गोल्ड मेडल याद रखने हैं। और एक आती है स्क्वैश टीम, तो स्क्वैश टीम ने गोल्ड जीता है पाकिस्तान को हराकर। तो ये कुछ गोल्ड मेडल थे जो मैंने आपको याद कराए। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट आता है हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AIBD, का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया भारत को और भारत इसका तीसरी बार अध्यक्ष बन रहा है। बात करें AIBD की, तो इसकी स्थापना होती है 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में मलेशिया में है। बात करें 21वां सम्मेलन जो हुआ था, ये जो 2023 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? तो पोर्ट लुइस में हुआ था, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी गौरव द्विवेदी ने, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं। तो प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी, जिन्होंने अभी इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट आता है भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है प्रयागराज में, संगम की नगरी प्रयागराज में। नेक्स्ट बात करें कि इंडियन एयरफोर्स, तो जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। 1932 में जो इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम रॉयल एयरफोर्स था, जबकि आज़ादी के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट आता है प्रयागराज में हुई एयरफोर्स की परेड में जो इसकी हेड बनी थी वो कौन है? शालिजा धामी।
तो प्रयागराज में जो एयरफोर्स की परेड हुई है उसकी जो हेड थी वो थी शालिजा धामी, जो कि प्रथम महिला बनी है। तो पहली बार कोई महिला हेड बनी है एयरफोर्स की परेड की। नेक्स्ट आता है देखो एयरफोर्स का ध्येय वाक्य। तो एयरफोर्स का ध्येय वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम, इसका मतलब होता है आकाश को गौरव के साथ छूना। तो ये इसका ध्येय वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है देखो कि वर्तमान में एयरफोर्स के हेड कौन है। तो ये है वी आर चौधरी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। तो ये बनाया गया एम एस धोनी जी को। तो एम एस धोनी माही को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये किसे बनाया गया शाहरुख खान को। जबकि आईसीसी वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर, तो ये है देखो ब्रांड एम्बेसडर, ये है ग्लोबल एम्बेसडर, तो ये बनाए गए सचिन चौधरी को, ओ सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर ग्लोबल एम्बेसडर है, जबकि ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। नेक्स्ट बात करें इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के में मेल वाले राफेल नडाल को बनाया गया और जबकि फीमेल में ईगा स्वेटेक को बनाया गया, जो कि पोलैंड की रहने वाली है और राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। बीपीसीएल की श्योर फॉर प्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया राहुल द्रविड़ को, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो श्योर फॉर प्योर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। नेक्स्ट आता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये प्रारंभ हुई है असम में, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ये क्या है तो देखो जो कर्मचारी होते हैं और पेंशन भोगी होते हैं, तो इन्हें और इनके जो आश्रित परिवार हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप मनपसंद हॉस्पिटल में इलाज करा लो और जो उसका बिल है वो कैशलेस होने वाला है और इसका आपको क्लेम मिलने वाला है, और वो भी निर्धारित समय में। मतलब आपको बिल बिल मिलेगा ऑनलाइन और जितना भी कैश होगा उसमें वो सरकार भरने वाली है। तो ये निर्धारित समय में होगा, और ये नहीं है कि हाँ 1 साल में या 2 साल में, टाइम दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपका क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और इस तमिलनाडु में भी महाबलीपुरम के अंदर है ये, और इसे यह महाबलीपुरम के सौर मंदिर नाम से फेमस है। तो किस नाम से फेमस है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर के नाम से फेमस है। और किसको समर्पित है, तो महादेव और विष्णु जी को ये समर्पित है। तो ये आपको याद रखना है कि किसका मंदिर है, महादेव जी और विष्णु जी का। हरित ऊर्जा क्या होती है, देखो हरित ऊर्जा वो होती है जिससे पॉल्यूशन ना हो, अर्थात जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ये सब क्या होती हैं, हरित ऊर्जा होती हैं, ग्रीन एनर्जी। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो ये हो जाता मोढेरा गुजरात। नेक्स्ट आता है भारत का पहला सोलर सिटी, तो ये कौन है, सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करें भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित मंदिर, तो ये हो जाता कोणार्क सूर्य मंदिर। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट आता है हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है। तो ये किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है, इजराइल के विरुद्ध। तो इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। अब इसे हम देख लेते हैं थोड़ा, देखो ये हो जाता हमास और ये हो जाता इसराइल। तो इजराइल, हम बात करें कि हमास ने इजराइल पर जो आक्रमण किया उसे क्या नाम दिया गया, तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और अल-अक्सा नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि अल-अक्सा वहाँ पर एक मस्जिद है। अल-अक्सा मस्जिद है जो इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम, तो वहाँ पर ये अल-अक्सा मस्जिद है। और ये जो अल-अक्सा मस्जिद है, मोमडनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ये। नेक्स्ट आता है देखो कि हमास ने इज़राइल पर जो आक्रमण किया, इसे दिया गया नाम ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, जबकि इज़राइल ने हमास पर आक्रमण किया, इसे दिया गया है आयरन स्वॉर्ड। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये इज़राइल का है, और जबकि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड हमास का है। बात करें हमास के सपोर्ट में कौन-कौन है, तो कतर, ईरान, लेबनान, ये सब हमास के सपोर्ट में हैं। जबकि इज़राइल के सपोर्ट में कौन-कौन है, यूएसए, इंडिया और ब्रिटेन, तो ये सब इज़राइल के सपोर्ट में हैं। हम बात करें कि भारत इज़राइल का साथ क्यों दे रहा है, तो देखो क्यों दे रहा है, इसकी वजह हैं कई सारी। एक तो इज़राइल यूएन में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए कहता है, पूरा सपोर्ट करता है हमारा
जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें स्थायी सदस्य बनाने के लिए। और एक आता है कि कश्मीर को भारत का अंग बताता है ये, तो ये भी फुल सपोर्ट करता है कि हाँ, कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तीसरा आता है कि भारत का सामरिक दोस्त है ये। सामरिक दोस्त कौन है? इज़राइल। जबकि यूएसए जो है वो हमारा सामरिक दोस्त नहीं है। इज़राइल हमारा सामरिक दोस्त है और यूएसए भी हमारा सामरिक दोस्त हो। यूएसएसआर यूएसएसआर मतलब रूस। तो रूस और इज़राइल हमारे सामरिक दोस्त हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इज़राइल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था। तो ये हो जाती है आज की क्लास, और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे।